नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दृष्टि आईएएस की पीटी रिवीजन सीरीज 2023 में। आज हम दिसंबर महीने के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित खबरों की चर्चा करेंगे। वो सारे पॉइंट्स जो हमारे लिए आवश्यक हैं प्रीलिम्स 2023 की नजर से पढ़ना, उनको देखना समझना। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 ये दिसंबर में हुई थी। क्या है समझते हैं। आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरी नो मनी फॉर टेरर, जिसे NMFT कहा जाता है, उसकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था दिसंबर 2022 में। क्या कहती है, क्या कॉन्फ्रेंस है, क्या काम करती है, एक एक कर देखते हैं। इसे बेसिकली आतंकवाद से निपटने के लिए बाकी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें स्पष्टता रहे, एक नीति का पालन किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बैठकें होती हैं। और ये बैठक इस साल नई दिल्ली में हुई। तो आतंकवाद विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है और विदेश नीति को प्रभावित करने के साथ साथ उसके एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसको ऐसे समझें कि कई देश आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का एक जरिया बनाते हैं। कैसे कि आतंकवाद से किसी देश को डिस्टेबलाइज किया जाए पहले, और डिस्टेबलाइज करने के बाद उसकी प्रिवेलिंग जो कंडीशंस हैं उनका फायदा उठाया जाए। फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप है, रशिया से संबंधित एक ग्रुप है। ओपनली रशिया ने कभी नहीं कहा है कि ये उनका ग्रुप है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं। और रशिया द्वारा पोषित एक ग्रुप है वैगनर ग्रुप, जो कि अफ्रीकन देशों में जैसे कॉन्गो, सूडान, इस प्रकार के जो देश है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं है और जिनकी कंडीशंस बहुत खराब है, एथनिक रूप से वो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड लोग हैं, डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं जहां पर रोज लड़ाइयां होती हैं। तो ऐसे देशों का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? वैगनर ग्रुप के माध्यम से उठाया जा सकता है कि वहां की कंडीशंस को डिस्टेबलाइज किया जाए, किसी एक पार्टी का साथ दिया जाए और फिर वहां की जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको लूटा जाए। ये काम करते हैं। तो आतंकवाद भी ऐसे ही हथियारों में से है कि आप किसी देश को डिस्टेबलाइज करके वहां की कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो विदेश नीति का पार्ट ना बने आतंकवाद, यह भी इस कॉन्फ्रेंस का एक चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु रहा। इसमें फ्रांसीसी सरकार का अहम रोल रहा था। 2018 में इसको शुरू करवाने के लिए फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रयास किए थे और वो आगे आए थे। फिर 2019 में ऑस्ट्रेलिया में इसे आयोजित किया गया। 2020 में भारत में होने वाली थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन कोविड महामारी आप जानते हैं कितने बहुत जोरों शोरों पर थी उस वक्त। दिसंबर की बात है, दिसंबर में आयोजित होती है, तो दिसंबर में बहुत कंडीशंस भारत में अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाई। इस साल हुई है, नई दिल्ली में हुई है, और क्या क्या पहलुओं पर बात हुई है उनकी एक एक कर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो रहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके साथ कैसी सहमति लेकर के चलनी है, किन किन देशों के साथ अच्छे व्यवहार करने हैं, और अफगानिस्तान को जो अभी की जियोपॉलिटिक्स है उसमें कहां स्थान दिया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण इश्यू रहा। खास करके तालिबानी जो राज है, तालिबान जो है बहुत देशों के साथ ठीक से पेश नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये मानते हैं कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या वो यूरोप के साथ खुद को ज्यादा अलाइन करते हैं, या वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने ज्यादा हित देखते हैं, इसलिए उन्होंने जो पर्सनल लॉज है उनको उतनी ज्यादा तरजीह नहीं दी। जबकि तालिबान जो है वो प्योरली अपने कल्चरल रूट्स पर काम करने वाली एक सत्ता है। तो ऐसे में जब संबंध खराब होते तो बाकी देश कूटनीतिक स्तर पर किस प्रकार से अफगानिस्तान से बात करेंगे, क्या उनका स्टैंड पॉइंट रहेगा, इस बात को लेकर के चर्चा इस मीटिंग में हुई थी। उसके बाद आतंकवादियों के जो सेफ हाउसेस हैं उन पर बात हुई। तो आप इसमें पाकिस्तान से इसका संबंध जोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक, विदाउट मेकिंग इट अ सेंट्रल पॉइंट कि हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात की गई कि कुछ देश ऐसे हैं जो नियमित तौर पर आतंकवादियों के ठिकाने के रूप में काम करते हैं, उनको पोषित करते हैं। तो उन देशों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, क्या उन देशों को किसी प्रकार से ट्रेड में पीछे रखा जाए, उनको कूटनीतिक तौर पर एक तरीके से एलियनेशन में रखा जाए, या उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किसी भी परेशानी में मदद की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। उनके गृह युद्ध की स्थिति हो, फ्लड्स की स्थिति हो, या उनके आर्थिक मामलों की स्थिति हो, उसमें कितना मदद या साथ दिया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा, इस बात की चर्चा की गई। साथ ही ऐसे एविडेंसेस भी लेकर के आए गए जो ये दिखाते हैं कि वाकई वो स्टेट पोषित करते हैं आतंकवाद को। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नई तकनीक है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकती है या आतंकवाद के और ज्यादा फलने फूलने में उसकी मदद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डार्क नेट है, ठीक है, डार्क नेट कैसे मदद कर सकता है, या जिसके आप डार्क वेब कहते हैं, वो कैसे काम करता है। वहां पर हथियारों की तस्करी होती है, जितने अवैध कार्य हम समझ सकते हैं वो सारे डार्क नेट पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ऐसी तकनीकों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे निराकरण किया जा सकता है इस डार्क नेट की समस्या का,
ये है। दूसरा, इनके जो फंडिंग के सोर्सेज होते हैं, फंडिंग कहां से होती है, कैसे होती है, चलिए ठीक है, कई बार तो आप फंडिंग डायरेक्टली कर देते हैं, पोषित कर देते हैं किसी को भी, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है उसको कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट कैसे फंड करता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए और कैसे सेफ हाउसेस बनाने में मदद करता है। क्योंकि जो पैसा जाता है क्रिप्टो के थ्रू या जितने भी हम ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं उन तरीकों के जरिए जितना भी आतंकवादियों के पास जाता है, उनकी फंडिंग के लिए जाता है, वो निश्चित तौर पर जहां भेजा जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वो पैसा उस देश की अर्थव्यवस्था में एक स्तर के बाद शामिल हो जाता है। तो क्या उन देशों को भी किसी प्रकार से एक ऐसी लिस्ट में शामिल करना चाहिए जो पोषित करते हैं? क्या उनके साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक विशेष प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ये भी एक चीज है। फिर जो सोशल मीडिया का प्रयोग है, जो ऑनलाइन हेट फैलाई जाती है, उस हेट से कैसे निपट सकते हैं? नए नए जो रिक्रूट्स आते हैं अलग अलग देशों से, वो कैसे आते हैं, उनको कैसे बरगलाया जाता है, वो किस सिंडिकेट का पार्ट होते हैं? जैसे भारत में लगातार ये खबरें आई कि केरला से या दक्षिण भारत से कुछ लगातार स्टूडेंट्स या काम करने वाले नौजवान बच्चों को बाहर ले जाया गया इन द नेम ऑफ टेररिज्म और इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो वो कितना सही है? कैसे ब्रेन वॉशिंग करते हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू, कैसा मटेरियल प्रोपोगेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू था और इसकी बात भी इस कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन है, कौन से कॉन्फ्रेंसेज हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कौन सी एजेंसीज हैं जो ये काम कर सकती हैं, तो इसके अराउंड शायद आपसे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उनको अगर आप एक बार डिटेल में देख लेंगे तो मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं आपको वो सारे डिटेलिंग अपने से करनी है। पहला है यूएनओसीटी, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय, यूएनओसीटी। पहला तो ये हो गया यूनाइटेड नेशंस का अंतरराष्ट्रीय विरोधी कार्यालय है। फिर है टीपीबी, जिसका मतलब होता है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जैसा मैंने आपसे अभी कहा। फिर उसकी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोकथाम शाखा है, ठीक है, टेररिज्म प्रोहिबिशन ब्रांच, किसकी है? यूएनओडीसी की। इसके अलावा एफएटीएफ आप जानते हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या करता है कि जितने भी देश हैं अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है या अंतरराष्ट्रीय समुदाय के किसी नियमों को मानने से इनकार कर रहा है तो उसको अलग अलग श्रेणियों में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट उसकी एक ऐसी सूची होती है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि अगर आप इसके बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, आपको ब्लैक लिस्टेड होना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक पहलू होता है। इसके अलावा भारत की जो संकल्पना है आतंकवाद के विरोध में, वो हम 26/11 के बाद देखते हैं। उसमें मुंबई टेरर अटैक्स एक है, प्लस भारत में जितना आतंकवाद पिछले 2 दशकों में फैला या भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद भारत ने अपने प्रयास जारी किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसका एक पहलू है, उन्हीं आतंकवादी हमलों के बाद इसे बनाया गया था। और जितने भी गैरकानूनी कार्य भारत में आतंकवाद के जरिए होते हैं उनको रोकने के लिए भी भारत ने अलग अलग शाखाएं बना रखी हैं, अलग अलग ऑफिसर्स के थ्रू हम इसे रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं 2021 मेंस में आए हैं, 2019 मेंस में और 2016 मेंस में। तो मैं आपके लिए रीड आउट नहीं करूंगा, आपको ये पीडीएफ डाल दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। पीटी रिवीजन सीरीज का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है तो ये पीडीएफ मैं आपके लिए वहां डाल दूंगा। इन क्वेश्चंस को, ये बेसिकली मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप इनको लिख करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं रीड आउट करूंगा तो आपका समय भी खर्च होगा उससे, और पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगी तो उससे देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़ना चाहते टेलीग्राम ग्रुप से वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की अपने तरीके से। चलिए इसके बाद बात करते हैं नवी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, एडीएमएम प्लस इसको कहा जाता है। तो अब जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि 9वीं मीटिंग है और आसियान जो देश हैं उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक है, ठीक है। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें जाहिर सी बात है पार्टिसिपेट किया है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद किस प्रकार से देशों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, उससे किस प्रकार तत्काल रूप से उससे निपटने की आवश्यकता है, इस बात को लेकर के इन मीटिंग्स में चर्चा होती रहती है। और इस मीटिंग में भी हुई, भारत के रक्षा मंत्री ने भी कुछ बिंदु रखे जिनको समझ लेना आवश्यक है कि कैसे भारत पीड़ित है। हमने आतंकवाद की अभी भी बात करी है, आतंकवाद को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो बैठक है वो कैसे प्ले आउट करती हैं। तो निश्चित तौर पर रीजनली भी और ग्लोबली भी समस्या है, पूरे एक कॉन्टिनेंट, पूरे देश और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं वो इसका शिकार लगातार होती रहती हैं। कोविड महामारी ने बहुत सारे देशों की ऐसी फॉल्ट लाइंस पर अटैक किया है जो शायद किसी देश की व्यवस्था को चरमराने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, जैसे ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, खाद्यान्न की आवश्यकताएं, खाद्य सुरक्षा है। तो इन सारी फॉल्ट लाइंस को
जब आतंकवाद के द्वारा और ज्यादा कमजोर कर दिया जाता है तो देश एक गंभीर समस्या में उलझ जाते हैं। भारत लगातार चाहता है कि ये जो जितने भी आसियान देश हैं उनके साथ मिलकर के आतंकवाद को रोकने का तो प्रयास किया ही जाए, रक्षा मंत्रियों की बैठक में तो बात की ही गई, बट इसके साथ साथ जैसा हमने पिछले एपिसोड में एक बात की थी, आपको याद होगा, हमने खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात की थी, इंडो पैसिफिक रीजन की हमने बात की थी, जो बहुत आवश्यक है भारत के लिए, बिकॉज मेजरली मोर देन 70% ऑफ द ट्रेड इस रास्ते से होकर के गुजरता है, प्लस आसियान देशों से लगता हुआ ये रीजन है। भारत ने क्वाड और बाकी सारी गठबंधन बनाए हुए हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए क्वाड में शामिल है। तो वो सुनिश्चित करते हैं कि हिंद प्रशांत में एक ऐसा क्षेत्र रहे जिसमें किसी का आधिपत्य ना हो, प्लस जो ट्रेड हो रहा है वहां पर आतंकवादियों के द्वारा किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम न दिया जाए जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो, है ना। तो वो मामला भारत ने दोबारा से रीआइट्रेट किया है। इसके अलावा हर देश की संप्रभुता बनी रहे। भारत क्या चाहता है, इस मीटिंग में जो हमने कहा वो ये कहा कि सब देशों की अपनी संप्रभुता होती है ना, और हर देश को यह अधिकार है कि वो अपने तरीके से निर्णय ले सके। तो उसका एक तरीका होता है संप्रभुता को बरकरार रखना। भारत ने उसकी वकालत की है इस मीटिंग में। प्लस क्षेत्रीय अखंडता, कोई देश ये प्रयास ना करे कि हम किसी दूसरे देश पर आधिपत्य कर लें, उसके कुछ एरिया को अपने एरिया में मिला लें। साथ ही जो देश अटैक करते हैं और अटैक के द्वारा दूसरे देशों के क्षेत्र को लेने का प्रयास करते हैं, उसको रोकने की मुहिम भी भारत ने चलाई है। इसके अलावा भारत लगातार चाहता है कि दक्षिणी चीन सागर में आचार संहिता जो चल रही है उस पर आसियान चीन वार्ता अंतरराष्ट्रीय कानून के तरीके से लागू हो। इसका क्या मतलब है कि जो यूएन क्लॉज है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, जो ये कहता है, जो ये बताता है कि सीज में किस प्रकार से कार्य होगा, कितना एरिया किसके पास आएगा, कौन सा देश कितना समुद्र रखेगा, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, हर कोई समुद्र पे क्लेम कर सकता है, फिर समुद्रों को लेकर के एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं। तो हर देश चाहेगा कि हमारे अंदर ज्यादा रिसोर्सेज आए। तो उसके लिए यूएन क्लॉज हमने बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, जो बताता है कि किस देश के पास कितनी सीमा रहेगी, कहां तक आप दोहन कर सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय समुद्र के क्षेत्र में कितना परिचालन करेगा। तो जो दक्षिणी चीन सागर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, भारत ने आसियान में इस बात को रिआइट्रेट किया कि वो यूएन क्लॉज के तरीके से होनी चाहिए, उसके नियमन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइना भी एक पार्ट है अंतरराष्ट्रीय समुदाय का, और वो यूएन क्लॉज को अगर उसके पास वीटो भी है तब भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ये भारत ने कहा है। तो आपत्तियां जताई हैं भारत ने लगातार एक ऐसे देश के विरुद्ध जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने तरीके से ड्राइव करने का प्रयास लगातार करता रहता है। इसके अलावा जो मेन मुद्दे हैं वो कौन से हैं, हमने बात कर ली, आतंकवाद संबंधी है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, आसियान वाले पूरे रीजन की। आतंकवाद एक है, अन्य सुरक्षा जैसे खाद्यान्न की सुरक्षा है, कोविड महामारी है, और जो ऊर्जा की समस्याएं हमने बात की, उन सारी चीजों को लेकर के बात हुई। फिर पूरा जो ये एरिया है वो खुला रहे, समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, इसको लेकर के भारत ने अपनी आवाज उठाई। तो 3 मेजर इश्यू थे। अब इस बैठक के बारे में देख लेते हैं, बैठक कैसे काम करती है और किस एजेंडा के लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, भारत इसमें कितना रोल प्ले करता है। ठीक, 2010 में पहली बार हनोई वियतनाम में इसको आयोजित किया गया था। फिर ब्रुनई को 2021 के लिए ये जो फोरम है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 10 बेसिक देश हैं जो आसियान देश हैं, और 8 संवाद सहयोगी देश इसमें हैं। जैसे ये प्रक्रिया ऐसे काम करती है कि कोई संगठन है और उस संगठन के जितने सहयोगी हो सकते हैं जो उसका पार्ट नहीं है उस रीजन का, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं, बैठकों में भाग लेना चाहते हैं, तो आपके ग्रुप को और ज्यादा एनरिच कर रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं। तो क्यों कोई देश नहीं लेना चाहेगा ऐसे देशों को, इसलिए इन देशों को लेकर के आया गया। सदस्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको एलिमिनेशन में कहीं आ जाए, क्योंकि बहुत संभावना होती है ऐसे में, क्या किया जाता है कि आपसे देश मिलवा लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे सार्क बोल दिया गया, ठीक है, कि सार्क दे दिया गया, आसियान दे दिया गया, क्वाड दे दिया गया, या कोई भी अन्य जो अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है, I2U2 दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे आपको देश या संगठन दे दिए जाएंगे, उनके सामने आपको देश बता दिया जाएगा कि अच्छा बताइए कि सार्क में कौन सा देश नहीं है, क्वाड में कौन सा देश है, या I2U2 में कौन सा देश सहभागी नहीं है। तो ऐसे जब आपको मिलाने हैं तो आपके के लिए एक काम ये हो सकता है कि आप जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, और वो तो आपको पढ़ा नहीं है, वो तो आपके सिलेबस में है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने हैं उनके कम से कम इतना करिए कि उनके सदस्य राष्ट्रों के नाम आपको पता हो। बाकी अगर ट्रिक क्वेश्चन कभी आता है तो ट्रिक क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं कि सहयोगी है, शामिल होने वाला है, ऑब्जर्वर कंट्री है, अध्यक्ष बनाया गया, बुलाया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। इस प्रकार के जो रेगुलर इंटरवल्स पर चीजें होती रहती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी कड़ी में सदस्य राष्ट्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 10। कौन कौन से हैं देखिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसके अलावा 8 ऐसे देश हैं जिनको ऑब्जर्वर कंट्रीज आप मान सकते हैं, जो इनकी
बैठकों में भाग लेने के लिए अवेलेबल होते हैं और इस साल भी उन्होंने भाग लिया था। वो कौन से हैं देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, न्यूजीलैंड। अब देखिए न्यूजीलैंड इस रीजन में नहीं लगता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए उस देश को शामिल कर लिया गया। कोरिया गणराज्य है, यानी कि हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की नहीं कर रहे हैं। रूसी संघ है, इसे आप रशियन यूनियन मान सकते हैं, इसमें जो कंट्रीज हैं, या रशिया टिपिकली बोलेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश शामिल है। कहने का अर्थ ये है कि एक रीजन के देश तो हैं ही शामिल, लेकिन रक्षा मंत्रियों को बुलाने के लिए कि पूरी दुनिया क्या सोचती है इन चीजों के बारे में, उन देशों को भी बुला लिया गया जिनके साथ किसी प्रकार का विवाद चल रहा है किसी देश का, या उनके सामने ये बात रखी जानी आवश्यक है। तो भारत ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है। ठीक है, क्या चाहता है भारत, उद्देश्य क्या है? बातचीत में पारदर्शिता रहे, देश आपस में खुलकर बातचीत करें और आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले कि हम एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो हमें कम से कम अच्छे से रहना चाहिए, आपस में बातचीत करते हुए रहना चाहिए। और किन किन एरियाज पर ये मीटिंग बात करती है? भारत ने जो बोला वो बोला, लेकिन क्या भारत को आजादी थी ये बोलने की? क्या ये मैंडेट में था, एजेंडा में था? तो एजेंडा में क्या चीजें थी? समुद्री सुरक्षा, भारत ने समुद्री सुरक्षा पर बात रखी। आतंकवाद का मुकाबला कैसे करना, इस पर भारत ने अपनी बात रखी। इसके अलावा मानवीय सहयोग, कि अगर कहीं कोई आपदा आती है या किसी भी देश को दूसरे देश की सहायता की आवश्यकता है, तो हम आपदा में सहायता करें, राहत सामग्री प्रदान करें। इसके अलावा शांति दोनों देशों के बीच बनी रहे, चाहे वो कोई भी दो देश हो या देशों के समूह हो, तो ये हमें सुनिश्चित करना है। और इस पर एजेंडा में बात करने के लिए सभी देशों को इनवाइट किया गया था। भारत ने बड़ी मजबूती से बात रखी है। इसके बाद है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। इस पर हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और लगातार 2 सेशंस में इसकी बात करना जरूरी क्यों है? जैसा हमने आसियान में देखा, पूरी दुनिया आजकल क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, उस पर बात कर रही है। तो हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है, इसलिए हमने पिछले सेशन में बात की थी, आज भी करेंगे। जो जो साझेदारियां हैं और इस रीजन का अपने आप में क्या महत्व है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वार्ता होती है IPRD, पिछले बार भी बात की थी हमने, 2022 की जो है वो दिसंबर में आयोजित की गई थी, 4था संस्करण था, दिल्ली में संपन्न हुआ था। ये यहां तक आपको शायद पता भी होगा, पिछले में भी हमने बात की थी। ये वाला जो सेशन है ना, ये सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए था और एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन के तौर पर इसको मनाया गया। बैठक की गई कि नौसेना के बहुत उच्च स्तर के अधिकारी इसमें आए और आपस में बात करें। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन एक है जो नौसेना का ज्ञान और भागीदारी दोनों रखता है। तो प्रत्येक संस्करण का यही आयोजन करते हैं। अगर पूछा जाए आयोजक कौन होता है, तो ये होता है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ये आयोजित करवाता है। बाकी सारे जितने भी सहयोगी देश उनको बुलाने का काम करता है और मीटिंग को आयोजित करवाने में लीड लेता है। थीम क्या थी? हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। और मैं आपको ये लगातार बोल रहा हूं कि ये जो रीजन है, हिंद प्रशांत महासागर वाला रीजन, इंडो पैसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है आज के दिन। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो मीटिंग हुई ना नौसेना की, इसका उद्देश्य क्या है, ये चाहते क्या है? आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। मीटिंग कब हुई, कितने समय पर होती है, सदस्य राष्ट्र कौन है, किस देश ने किस पहल पर क्या बात करी, कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है या नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपको ये चीजें देखना बहुत आवश्यक है। इन चीजों पर आप जरूर गौर करिएगा। तो इसकी थीम क्या थी, उद्देश्य क्या है? एक तो वर्तमान भू राजनीति की समीक्षा, कि बाकी जो देश हैं वो कैसे प्ले आउट कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के सामने कौन से खतरे हैं, कौन से अवसर हैं, उन समस्याओं की पहचान करना, उनका निराकरण करना और आपसी सहयोग को बढ़ाना, ये उनके मेजर उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं की गई जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंताजनक हो या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस पर बहुत ज्यादा संदेह करने की आवश्यकता हो। ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है दो देशों के बीच में, भले इनके मेंबर कंट्रीज हो ना हो, हिंद प्रशांत से जुड़े हो ना हो, उनमें कैसे संबंध आपस में है, भू राजनीतिक कारक क्या है, उनके विश्लेषण क्या है, उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। जैसे दक्षिणी चीन सागर की मैंने अभी बात की, तो उस रीजन में जो समस्या है उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, या तो उसके जो हितधारक है उनको एक मेज पर ले आया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, और बातचीत ही एकमात्र सोल्यूशन होता है ऐसी मीटिंग्स का। ठीक है, भारत के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो जो विवाद इंपॉर्टेंट है, जो रीजन इंपॉर्टेंट है, उसमें भारत को कैसे आगे लेकर के जा सकता है, ये इस मीटिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 2019 में 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, जिसे EAS कहा जाता है, वहां पर इसको प्रस्तावित किया था। क्या कहा था हमने? हमारा रीजन 2019 के बाद से इंडो पैसिफिक रीजन है और भारत लगातार यहां पर जोर दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हर तीसरे महीने इसकी बात करते हैं। ये जरूर आपको याद रखना है, इसको आपने नहीं छोड़ना है, इसकी बात लगातार करनी है। क्षेत्रीय सहयोग क्या है? आपसी रीजन कॉपरेशन वही है।
उसमें व्यापक और समावेशी निर्माण होवे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या दोनों देशों के साथ संबंधों को सुधारने की बात की जाए। ठीक है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रही। फिर समुद्री सुरक्षा है, समुद्री पारिस्थितिकी है। ये हम वो बात कर रहे हैं कि क्या उद्देश्य है, किन चीजों को केटर करती है मीटिंग। तो समुद्री सुरक्षा है इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि बहुत ज्यादा माल की आवाजाही वहां से होती है। समुद्री पारिस्थितिकी को ठीक करना कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, जो क्रिएचर्स हैं वो अच्छे से अपना समय काल व्यतीत कर रहे हैं ना, उसको किसी समस्या, जैसे ऑयल स्पिलेज एक मेन समस्या होती है, तो ऑयल स्पिलेज तो नहीं हो रहा है, या कौन सी ऐसी मेजर एक्टिविटीज हैं जो वहां की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही है। ये एक महत्वपूर्ण चीज रही, यही इनका उद्देश्य है। समुद्री संसाधनों का दोहन सबके लिए सापेक्ष तौर पर हो, कोई एक देश इसमें ज्यादा लीड लेकर के आगे न निकल जाए और दूसरे के संसाधनों का दोहन न करने लग जाए। ठीक है, फिर अगर कोई आपदा इस रीजन में आती है तो उस आपदा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, आपस में बाकी सदस्य राष्ट्रों की जो फोर्सेस है उनका कैसे यूज किया जा सकता है और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये एक मेजर बातचीत का पॉइंट रहा। फिर व्यापार कैसे रीजन में बढ़ाया जा सकता है, इस रीजन में बसने वाले, इंडो पैसिफिक की हम बात कर रहे हैं, बसने वाले देशों की कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपसी व्यापार को कैसे और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप वहां पर किया जा सकता है, और जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उनको कैसे शेयरिंग के आधार पर हम प्रयोग कर सकते हैं। ये इस मीटिंग के मेजर इश्यूज रहे। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग जो है, एजुकेशनल कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में हम कौन कौन से सहयोग आपस में कर सकते हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी में भी हमारे काम आ सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो दुनिया की जो सबसे घनी आबादी वाले देश हैं और आर्थिक रूप से एक सक्रिय क्षेत्र है अपने आप, आबादी तो है ही है। 4 महाद्वीप इस रीजन में शामिल है। इंडो पैसिफिक की हम बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, आपको ये लगातार स्मरण रहे, तभी आप इस वार्ता से और ज्यादा जुड़ेंगे। 60% दुनिया की आबादी और जो जीडीपी है उसका 2/3 हिस्सा, तो इसका मतलब लगभग पूरी दुनिया इसमें आ जाती है। भाई पूरी दुनिया की जीडीपी का 2/3 हिस्सा और 60% आबादी जब इस रीजन में रहती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली लगभग पूरी दुनिया यहीं बसी हुई है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 महाद्वीप इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा एफडीआई यहां से ज्यादा आता भी है और यहां से ज्यादा भेजा भी जाता है, यानी कि पैसे का संचरण इन एरिया से ज्यादा होता है, पूरी दुनिया में कहीं से भी ज्यादा होता है। प्लस ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में एक चोक पॉइंट है। ठीक है, आप कह सकते हैं स्वेज नहर को एक चोक पॉइंट बोल सकते हैं। ऐसे चोक पॉइंट्स, अगर उन चोक पॉइंट्स को रोक दिया गया, किसी एक देश का आधिपत्य हो गया, तो पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो जाएगा, और ये कभी भी नहीं चाहता कोई भी रीजन, है ना। इसके अलावा समुद्र में, इस एरिया में बहुत सारे संसाधन हैं, गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, अपतटीय हाइड्रोकार्बन है, मीथेन हाइड्राइट है, इसके अलावा समुद्री खनिज है और पृथ्वी की दुर्लभ धातुएं इस रीजन में, समुद्री रीजन में पाई जाती हैं। तो अगर कोई देश इसमें अपना आधिपत्य स्थापित कर ले तो क्या वो पूरी दुनिया को रूल नहीं कर सकता, और पूरी दुनिया को रूल करने कौन देगा इस समय में। इसलिए देश चाहते हैं कि आपसी बातचीत के जरिए निपटा लिया जाए। समुद्री भंडार हैं, गैसों के भंडार हैं, बड़े बड़े समुद्री तट हैं जो हब बन सकते हैं टूरिज्म का, या उनका दोहन किया जा सकता है किसी अन्य प्रकार से, जैसे कई देश EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बना करके रीजन का दोहन करते हैं, उस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके अलावा भारत है, USA है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के देश जो है वो इंडो पैसिफिक में लाई करते हैं, वहां अवस्थित है। इसीलिए इतने बड़े देश और उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी जो सैन्य फोर्सेस हैं उनके अवेलेबल रहते इसमें किसी एक देश का आधिपत्य हो जाए, ये किसी भी दूसरे देश को स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं वासेनार अरेंजमेंट की, क्या है, कैसे काम करती है, समझते हैं। तो देखिए 26वीं बैठक यहां पर हुई, वार्षिक बैठक थी, भारत को अध्यक्षता सौंपी गई वियना ऑस्ट्रेलिया में वासेनार अरेंजमेंट की। क्या है ये? सबसे बड़ी बात कि ये कोई फोर्सेबल या इनफोर्सेबल अरेंजमेंट नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। अगर आप इस अरेंजमेंट का पार्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, नहीं होना चाहते हैं तो नहीं हो सकते हैं। इस अरेंजमेंट में 42 देश हैं। 1996 जुलाई में से औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। ये काम क्या करती है? ये दरअसल पारंपरिक हथियारों और उनको दोहन करने वाले जो सामान है और प्रौद्योगिकी जो है उनके हस्तांतरण को लेकर के
एक स्वैच्छिक आदान प्रदान संबंधी अरेंजमेंट है। समझते हैं कैसे काम करती है। देखिए, बहुत सारे देशों के पास बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है, उनके पास प्रौद्योगिकी है, वो अपने तरीके से किसी दूसरे देश को ये हथियार सौंप सकते हैं या प्रौद्योगिकी दे सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। तो एक ऐसी अरेंजमेंट बनाई गई है जो ये कहती है कि आप ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी को किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकते जब तक सदस्य राष्ट्र उससे सहमत नहीं होंगे, तो ताकि दुनिया में आतंकवाद को कम किया जा सके। ऐसी प्रौद्योगिकी जो खतरनाक हो सकती है किसी गलत हाथों में, उससे दुनिया को बचाया जा सके। 42 राष्ट्र हैं, मेजरली नेटो कंट्रीज में शामिल हैं, यूरोपीय संघ के राज्य शामिल हैं। आप समझे कैसी अरेंजमेंट है, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। कंट्रोल कैसे करते हैं? उन्होंने इसमें रिसर्च किया हुआ है, उनके पास इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, और मिलिटरीली काफी स्ट्रांग राष्ट्र इसमें है, ठीक है। अब हर 6 महीने में क्या होता है कि व्यवस्था के बाहर अगर आप किसी को हथियार सप्लाई करना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी सप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर इसके हस्तांतरण के आप इच्छुक भी हैं, तो आपको इसकी स्वीकृति की या हस्तांतरण की या अस्वीकृति की जो प्रोसेस है, वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी इस असेसमेंट ग्रुप के सामने। तभी आप उस प्रौद्योगिकी को दे सकते हैं या जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। भारत दरअसल इसका सदस्य 2017 में बना है और भारत को इस साल 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता मिल चुकी है। तो कैसे चीजें प्ले आउट करती हैं, कैसे भारत को इसका क्या लाभ होगा, इसका उद्देश्य क्या है, भारत कैसे काम कर सकता है और इस अरेंजमेंट से भारत को क्या फायदा हो रहा है, सिंपली तो उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य है पारंपरिक और परमाणु सक्षम जो देश है, या तो पारंपरिक रूप से सैन्य रूप से बहुत सक्षम है, या ऐसे देश जिनके पास परमाणु क्षमता है, किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी का आपस में या सूचनाओं का नियमित रूप से आदान प्रदान करने के लिए अरेंजमेंट बनाई गई है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रौद्योगिकी है तो आप दूसरे देश को प्रौद्योगिकी दे सकें। आपसी सदस्य राष्ट्रों में ये सुविधा है आपके पास। अगर बाहर देना चाहते हैं सदस्य राष्ट्र हैं, तो आपको संसूचित करना पड़ेगा पहले ग्रुप को, जिसमें मेजरली ईयू और नेटो के सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, ठीक है। सदस्य अगर आप इसके हैं, समूह के सदस्य हैं, तो बाहर के देशों को आप ना परमाणु सहयोग दे सकते हैं ना अन्य तकनीकी सहयोग दे सकते हैं, ये आपके ऊपर एक बाध्यता लग जाती है। इसके अलावा रसायन है, प्रौद्योगिकी है, उसकी प्रक्रियाएं हैं, उसकी उत्पादन और जो विस्तृत सूची होती है रख रखाव और उनका जो नवीनीकरण होता है, उसकी प्रौद्योगिकी आप किसी को नहीं दे सकते, उसकी टेक्नोलॉजी आप किसी को नहीं दे सकते अगर आप इस अरेंजमेंट के अंतर्गत में हैं, ठीक है। काम क्या करती है? काम करती है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। ऐसे एलिमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं, उनसे हथियारों को दूर रखना, प्रौद्योगिकी को दूर रखना। लेट्स अज्यूम कोई आतंकवादी समूह किसी दिन परमाणु हथियार बना ले, तो क्या होगा? वो पूरी दुनिया को कुछ भी अपने टर्म्स पर मनवा सकता है, अपना राज स्थापित कर सकता है। इसके लिए रोकने के लिए प्रौद्योगिकी सामग्री और जो घटक हैं उनकी आवाजाही को नियंत्रित रखा जाए, ये सरकारों का प्रयास है। ये जो इसके वासनार अरेंजमेंट के जो सदस्य हैं उनका निर्णय का अधिकार किसका होता है? तो निर्णय जो जितने भी प्रतिभागी सदस्य राष्ट्र हैं वो सब मिल बैठ के लेते हैं, सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। साल में एक बार मीटिंग होती है और जनरली दिसंबर में मीटिंग्स को रखा जाता है। बारी बारी से जो सदस्य राष्ट्र हैं वो इसका पद धारण करते हैं। भारत को 1 जनवरी 2023 के इसके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वर्ष 2018 और 19 में यूनाइटेड किंगडम और ग्रीस के पास इसका अध्यक्षता करने का अधिकार था और डिसीजंस मैंने आपको कहा कि सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अगर कोई सदस्य राष्ट्र सहमत नहीं है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा अनलेस सभी राष्ट्र उससे सहमत होते हैं, ठीक है। भारत के लिए क्या महत्व है, भारत इसमें क्या काम कर सकता है, कैसे भारत को इसका फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा भारत को आतंकवाद को रोकने में। भारत के पड़ोस से या अन्य राष्ट्रों से भारत में जिस आतंकवाद की सप्लाई जो की जा रही है उसको रोकने में भारत एक अहम भूमिका में हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी देश आतंकवाद के खिलाफ पहल करते हैं उनको आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। आतंकवाद का वित्त पोषण कैसे होता है, पीछे हमने बात की, क्रिप्टो करेंसी के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, उसको रोकना, उसके तरीके सुझाना, भारत इसमें भी अपना एक अहम रोल प्ले कर सकता है। प्लस जैसा हमने बात की थी ना, नो मनी फॉर टेररिज्म, तो भारत उसमें भी लीड कर रहा था। भारत नई दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी वो इसका एक नेक्स्ट स्टेप है ना। राष्ट्रों की संप्रभुता को बनाए रखना। संप्रभुता कैसे बनी रहेगी? अगर कोई आतंकवादी समूह आपके देश के सामने एक परमाणु हथियार लेकर के खड़ा हो जाए तो आपकी संप्रभुता कहां है? आप दबाव में निर्णय करेंगे, तो वो निर्णय दबाव का ना रहे, ये आपका अधिकार है और भारत इसको मजबूत करने का और जो आतंकवाद विरोधी जो ढांचा है उसको और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करेगा। ये भारत की पहले है, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी देश जो हैं उनकी एक तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। भारत के पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं तो हम मेजरली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है।
आर्थिक संकट वहां है, उदारवादी संप्रदाय जो है वो कट्टरपंथी समुदाय के दबाव में रहता है, उनकी खिलाफत नहीं कर सकता है, ये वहां समस्याएं हैं। इसके कारण भारत में भी लगातार कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारत को। टेररिज्म का सामना करना पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर जो ड्रोन्स के जरिए भारत में नशा फैलाया जा रहा है, भारत में इंटरनल समस्याएं जो क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो इसका एक पहलू है। तो भारत प्रयास करेगा कि प्रौद्योगिकी को डिजिटलाइज ना होने दिया जाए, ऐसे लोगों को अवेलेबल ना होने दिया जाए इस वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता के जरिए। ठीक है, इसके अलावा जो सदस्य राष्ट्र, आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि जब मीटिंग्स होती है तो उसमें सिर्फ एक एजेंडा को लेकर के आप बैठते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द बातें होती है। तो फिर जो बाकी प्लान्स हैं, भारत की अगर अध्यक्षता आई है तो भारत क्या कर सकता है? तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण कर सकता है। कैसे? बाकी सदस्य राष्ट्रों को तकनीक दे करके, अंतरिक्ष में सहयोग करके, रक्षा में सहयोग करके। इसके अलावा जो WA है यानी कि वासेनार अरेंजमेंट है, उसमें ऐसे प्रस्ताव सुझाए जा सकते हैं जो देशों को किसी ऐसी कैटेगरी में डालने के लिए कि अगर कोई सदस्य राष्ट्र कंप्लाई नहीं कर रहा है रूल्स के साथ तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके नियमन के लिए भारत प्रयास कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा NSG है आतंकवाद को रोकने के लिए या निर्यात को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें निर्यात होती हैं, तो क्या आप किसी देश को दूसरे देश को कोई सामग्री निर्यात करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। कोई देश अगर वॉलंटरली आना चाहता है, अपनी इच्छा से आना चाहता है तो आ सकता है। उसके लिए कुछ ऐसे ग्रुप हैं जैसे NSG है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, MTCR है, इसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट है। तो ये ग्रुप्स हैं, ये कोर ग्रुप्स हैं जो देशों को आपस में एथिकली, मॉरली कुछ चीजों को करने से रोकते हैं। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी अगर गलत हाथों में जाएगी तो निश्चित तौर पर देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ये आप जब PDF डाउनलोड करें तो सिर्फ इससे आप समझ सकते हैं, आपको पूरा इसमें क्रक्स मिल जाएगा जितना हमने बातचीत करी है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो PDF डाउनलोड कर लिए, अगर नहीं किया आपने तो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन इससे है, क्वेश्चन भी आपको PDF में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और आंसर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि हमने पहले भी किया है, जब हम वासेनार अरेंजमेंट की चर्चा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हमने पिछले सेशन में देखा था, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप से आगे की चर्चा आज की, ये क्वेश्चन हमने वहां भी लिखा था, यहां भी आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, भारत एवं ग्लोबल साउथ कैसे काम करते हैं, व्हाट इज ग्लोबल साउथ, और भारत का उससे क्या जुड़ाव है, कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, तो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, आपको पता है। उसमें भारत ने एक नारा दिया, भारत ने कहा कि वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज बनकर के भारत उभरेगा, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। अब इसका मतलब क्या आता है, ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, और भारत कैसे लीड कर सकता है एक पूरे ग्रुप को, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब शीत युद्ध खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हुआ, उसके बाद दुनिया में एक छत्र राज हो गया अमेरिका का, कुछ सालों के लिए आप कह सकते हैं ना। उसके बाद जो बाकी देश हैं वो धीरे धीरे उभार उनका शुरू हुआ। तो दो पोल हुआ करते थे शीत युद्ध काल में, एक आप कह सकते हैं USSR और एक USA। दोनों देश लगातार अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते थे दुनिया को। ठीक है, अब उनमें से कुछ देश अमेरिका के पाले में गए, कुछ देश USSR के पाले में गए। बाद में डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR होता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। उसके बाद चीजें कैसे काम करना शुरू करती है, देश अपने सुविधा के हिसाब से या अपने आर्थिक हित, अपने सामाजिक हित जहां ज्यादा दिखते हैं किसी भी देश को, वो अलाइनमेंट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देश पॉलिटिकली खुद को USSR के साथ या रूस के साथ पाते थे, सोवियत संघ के साथ पाते थे। कुछ देश USA के कैपिटलिज्म के साथ अपने आप को जोड़ करके देखते थे। ठीक है, ऐसे देशों में से वो देश भी शामिल थे जो अभी अभी आजाद हुए हैं। और ग्लोबल साउथ में ऐसे देश हैं जो लीस्ट डेवलप्ड है, कम डेवलपमेंट उनकी हुई है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, साथ ही उपनिवेश का उनका इतिहास रहा है और दुनिया में अलाइनमेंट ढूंढते रहते हैं। कौन कौन से हैं? जो मेजर कंट्रीज हैं जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं। देखिए, ये देश है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो किसको नॉर्थ कहेंगे, किसको साउथ कहेंगे? ग्लोबल नॉर्थ में कौन से देश आते हैं? देखिए, डेवलप्ड नेशन मेजरली ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। उसमें अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। इस प्रकार के देश, सिर्फ यही नहीं और भी देश हैं, लेकिन मेजरली ये कंट्रीज हैं। अब ग्लोबल साउथ क्या है? वो देश जो जिनका एक कॉलोनियल इतिहास रहा है, औपनिवेशिक इतिहास रहा, अभी अभी आजादी उनको पिछले कुछ दशकों में मिली है और वो विकसित नहीं है, विकासशील है। तो उसमें से कॉन्टिनेंट कौन सा आते हैं? देखिए, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स के मेजर कंट्रीज आते हैं जहां पर शिक्षा का इतना विस्तार नहीं है,
स्वास्थ्य की देखभाल की जो सेवाएं हैं, उनके जो सूचकांक दुनिया में जारी किए जाते हैं उनमें स्थिति कमजोर है। ऐसे जो देश होंगे वो ग्लोबल साउथ में आएंगे। और इसमें भारत और चीन कुछ ऐसे देश हैं जो प्रोमिनेंट हैं, विकसित तो हो चुके हैं, विकास कर भी रहे हैं, लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं। वो इन सूचकांकों में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं हर साल। तो सवाल ये उठता है, क्या उत्तरी देश या आदर्श देश हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि ग्लोबल साउथ हमेशा पिछड़ा रहेगा? और क्या भारत का ये स्टेटमेंट कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकते हैं अपने आप में सही है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कारण था, ग्लोबल साउथ बना क्यों था? तो मैंने आपसे कहा कि दो स्ट्रीम्स बनी हुई थी, दो पोल्स बने हुए थे और उन पोल्स के हिसाब से दुनिया आपस में वर्गीकृत हो रही थी, खुद को अलाइन कर रही थी। तो भारत ने किसी के साथ खुद को अलाइन नहीं किया, बल्कि एक कूटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया और उसका हिस्सा रहा, बाकी देशों को भी इसमें जोड़ा। भारत का नो डाउट कॉलोनियल इतिहास रहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन देशों के साथ, जो ग्लोबल साउथ है उन देशों की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक तो औपनिवेशिक इतिहास अगर आप कराए तो आप ग्लोबल साउथ में होंगे, क्योंकि आप विकास नहीं कर पाएंगे, आपको लूटा गया, प्लंडरिंग की गई होगी आपकी, तो आप विकसित नहीं हुए, आप विकासशील रहे, आप ग्लोबल साउथ में आएंगे। इसके अलावा अगर आपने विकास कर भी लिया, प्रोमिनेंट अर्थव्यवस्था है विश्व में, चौथे या पांचवें नंबर की भी भले आप हों, लेकिन आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता नहीं है और बाकी जो देश हैं वो आपकी स्थायी सदस्यता का बहिष्कार कर रहे हैं, तो भी आप ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ठीक है, अब जैसे चीन के पास तो स्थायी सदस्यता है, तो चीन को वीटो पावर भी है, लेकिन चीन को कई बार हम ग्लोबल साउथ में काउंटर क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आबादी इतनी है, वो खुद का विकास नहीं कर पाए हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम बाकी जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे कम है। ठीक है, तो ऐसे देशों को ग्लोबल साउथ में डाल दिया जाता है। इसके बाद है दावोस शिखर सम्मेलन। इसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी है ना, ग्लोबल साउथ और नॉर्थ का जो नैरेटिव है वो दिसंबर में बात कही गई थी फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने देखा। ठीक है, अब दावोस शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये क्या है? स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। इस बार 53वां संस्करण आयोजित किया गया था दिसंबर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या थी? कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। देखिए कितनी शानदार, आपसे अगर एक आध नंबर में पूछ लिया जाए ना तो ध्यान रखिएगा इसका। खंडित दुनिया में सहयोग। क्या कहना चाहते हैं? खंडित दुनिया कौन सी? खंडित दुनिया, युद्ध की खंडित दुनिया, आतंकवाद के दौर में खंडित दुनिया, तकनीक के दौर में खंडित दुनिया, आपसी मतभेदों, समुद्री मतभेदों के जरिए खंडित दुनिया, वैचारिक तौर पर खंडित दुनिया। इतने स्तरों पर, इतने लेयर्स में दुनिया बटी हुई है, आप समझ नहीं सकते। तो उस खंडित दुनिया में आपसी सहयोग कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बेसिकली एक ऐसी मीटिंग होती है, आप देखिएगा यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि इस मीटिंग में आमतौर पर देश जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सहयोग के साथ काम करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, बहुत शानदार करवाई जाती है। सुनिएगा इसको जरूर, है ना। प्रमुख बिंदु क्या रहे? तो सबसे पहले तो आजकल जो हमारे सामने समस्या है वो जलवायु की समस्या है। ठीक है, युद्ध की समस्या है, क्योंकि क्लाइमेट से आप ये देख सकते हैं ना कि क्लाइमेट से आपकी खाद्य आपूर्ति बिगड़ सकती है, ऊर्जा आपूर्ति बिगड़ सकती है, आपकी सप्लाई चेन खत्म हो सकती है, आपके चोक पॉइंट्स रुक सकते हैं। युद्ध से वो सारी चीजें हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो युद्ध तो डेवास्टेशन का एक कारण है। इसके अलावा जो हम अपने हाथ में लेकर के सुधार सकते हैं वो है जलवायु, कम से कम साफ तो कर ही सकते हैं ना। तो वाणिज्य मंत्रियों का गठबंधन, उसकी मीटिंग यहां पर हुई थी और चर्चा की गई कि कैसे जलवायु, व्यापार और सतत विकास पर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको बढ़ा सकते हैं। 50 से अधिक देश इसका हिस्सा रहे और सुधारने की बात की गई। फिर फ्री ट्रेड पर जोर दिया गया कि कैसे देश आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। फ्री ट्रेड से क्या होगा कि वहां के लोगों पर भी कम असर पड़ेगा, इसके साथ साथ आपसी सहयोग बढ़ाने की तरफ एक कदम हम उठा लेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, महंगाई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, विकास कैसे कर सकते हैं और अपना जो राजकोष है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी देश को लूटे बिना, किसी देश के अधिकारों को खत्म किए बिना ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं। एक जो हरित संक्रमण होता है, एक जो डिजिटल संक्रमण होता है, इसके अलावा भविष्य में नौकरियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर बात की गई। और हमारे सामने आने वाले कुछ सालों में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संकट हैं, इस बात की चर्चा हमने इन मीटिंग्स के जरिए की। कुछ एक्शन प्लान्स भी आए जो इस मीटिंग का सार रहे। हम पूरी मीटिंग नहीं सुन सकते, बस सार रूप में क्या कहा गया, किस नेता ने क्या कहा, किस कंट्री का क्या स्टैंड पॉइंट था, उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक पहल ये है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, GAEA, गिविंग टू अर्थ एम्पलीफाई एक्शन, यानी कि ऐसे कार्य करे जाएं
सार्वजनिक और निजी स्रोतों के माध्यम से इतने पैसे इकट्ठा किए जाएं जो हमारी प्रकृति को और ज्यादा अच्छा करने में सहयोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अमेजोन के जंगलों की बात करते हैं कि उनको काटने के लिए अफ्रीकन देशों को पैसे दिए जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो वन काटेंगे अपने विकास के लिए तो जलवायु को नुकसान होगा। तो ऐसे फंड्स इकट्ठा करने के लिए 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पहल की गई और बाकी जो लोकोपकारी राजकोष है उससे 880 बिलियन रुपए इकट्ठा करने की बात कही गई। क्या करेंगे? ये पैसा इतना ही, आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, ये पैसा इतना ही है जो हमारे केवल 2% उत्सर्जन को कम कर सकता है। यानी कि हम केवल 2% सुधार कर सकते हैं इतने पैसे से भी। तो हम छोटी छोटी पहलों के जरिए अपने जलवायु को कैसे सुधार सकते हैं, वहां पर अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग जो कंट्रीज के हेड्स हैं उन्होंने पहुंचकर इसमें बात करी। ठीक है। फिर वैश्विक ग्राम सहयोग, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, एक दुनिया है, एक गांव है, उसमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए, इस बात की बात हुई। मेटावर्स प्लेटफॉर्म के रोल आउट की घोषणा यहां पर की गई। इसके अलावा ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, यानी कि आपसी नेता, आपसी दुनिया एक साथ बैठे, एक साथ बातचीत करे। आप देख रहे होंगे कितना पारिवारिक माहौल बना रखा है इस मीटिंग में। क्यों? क्योंकि दुनिया में दरअसल बातचीत के द्वारा ही मसले सुलझाए जा सकते हैं। तो जितना ज्यादा सहयोग होगा उतने ज्यादा हम वैश्विक समस्याओं से दूर जा पाएंगे। ठीक है। भारत ने क्या सोचा, भारत कैसे इस सपोर्ट को आगे लेकर के जा रहा है? तो 36 साल भारत ने पूरे कर लिए हैं इन शिखर सम्मेलनों में जाते हुए, इनका पार्ट होते हुए। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का जाता है जिसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, व्यापारिक नेता होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स उसमें कई बार होते हैं, पत्रकार होते हैं। इस श्रेणी के लोग इस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो बुनियादी ढांचा सुधारने, सतत एवं समावेशी विकास करने की ओर एक कदम दुनिया का दावोस शिखर सम्मेलन होता है। कैसे काम करते हैं देखिए, जीडीपी को कैसे काम कर सकते हैं। तो भारत के लिए तो अच्छा नहीं रहा कि हमने 8.7 का प्रोजेक्शन किया था, 6.9 की हमारी जीडीपी 12 से 21 के दौरान रही, तो हम उस पर तो खरा नहीं उतर पाए। लेकिन भारत का जो प्लान है, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया एट 100, 2047 में जब भारत 100 वर्ष मना रहा होगा अपनी आजादी के, तो 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी का प्लान भारत का है। और ये 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी भारत 2047 तक बनना चाहता है। इस बात को रियाइट्रेट किया हमने इस मीटिंग में। क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF क्या है? एक स्विस संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था, कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, है ना। 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसको स्टैब्लिश किया गया था देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए। स्विस सरकार की एक उपक्रम था ये, सार्वजनिक और निजी सहयोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हर साल मीटिंग्स होती हैं। बहुत आप देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के तो बहुत शानदार एक बात रखी जाती है अपने इस फोरम में। मिशन क्या है? मिशन यही है कि दुनिया के देश आपस में साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समस्याओं पर आपसी बातचीत के जरिए हल निकालने का प्रयास किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ETI है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट है, ग्लोबल IT रिपोर्ट है ना। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी WF निकालता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है या WF कौन सी जारी नहीं करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस लिस्ट को आप देखिएगा। ठीक है। चलिए आज इतनी ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दे सकें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।